कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप अगला टॉपिक है आपका, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। क्योंकि बल एक सदिश राशि है जिसके अनुसार ऐसी सभी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसे सभी भौतिक राशियों को सदिश राशियां कहा जाता है। तो कूलाम का जो नियम था वो उस नियम के अनुसार क्या नियम था उसका, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस नियम के अनुसार किसी भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल की व्याख्या तो हम कर सकते हैं, परंतु उसकी दिशा के बारे में हम नहीं बता सकते थे। तो सदिश रूप में लिखने का तात्पर्य यही है कि बल एक सदिश राशि है, इसको सदिश स्वरूप में लिखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मानकर चलेंगे कि दो आवेश है परस्पर Q1 व Q2 और सदिश स्वरूप लिख रहे हैं इसका, तो हमको अक्ष की आवश्यकता होगी। मानकर चलिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। इसका मूल बिंदु है O। यहाँ पर आवेश मान सकते हैं Q1 है और यहाँ पर आवेश है Q2। आवेश Q1 से मूल बिंदु की दूरी R1 सदिश आप मान सकते हैं। R1 सदिश, सदिश को वेक्टर भी आप कह सकते हैं, इसलिए तीर का चिन्ह इसके ऊपर लगाकर आप इसको शो करेंगे। और आवेश Q2 से मूल बिंदु O की दूरी R2 सदिश है। अब Q1 से Q2 को भी आप मिला सकते हैं। अब क्योंकि ये दूरी दोनों आवेशों के अनुदिश होगी, इसलिए इसको R21 सदिश भी आप कह सकते हैं या फिर R12 सदिश भी आप इसको कह सकते हैं। आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल आगे की तरफ होगा, इसकी वैल्यू F21 आप लिखेंगे। और आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल ऊपर की तरफ होगा, इसको आप लिख सकते हैं F12। F12 का मतलब है आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा आरोपित वैद्युत बल, तथा F21 का मतलब होगा आवेश Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल। चित्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में है, इसको हम सदिश स्वरूप में लिखेंगे। तो चाहे तो हम कर सकते हैं आवेश Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, क्या चाहे हम निकाल सकते हैं आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। लिखेंगे आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल। कूलाम के नियम से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नॉर्मल फॉर्म में है। आवेश Q2 द्वारा हम निकाल रहे हैं, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल कितना है जी, F12 है। इसको सदिश फॉर्म में लिखेंगे, तीर का चिन्ह के ऊपर लगा देंगे क्योंकि सदिश राशि है। हो जाएगा F वेक्टर 12 आवेश Q2 द्वारा Q1 F वेक्टर 12 1/4
एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। अब देखिए स्थिति सदिश दोनों बराबर है। आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल हम ज्ञात कर रहे हैं, तो 1 पर हम पहुंच चुके हैं, इसलिए यहाँ पर R12 सदिश का प्रयोग करेंगे। R12 सदिश, और इसका भी क्या है जी, स्क्वायर है, तो स्क्वायर इनटू, अब क्योंकि यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है तो इसके सापेक्ष कोई ना कोई एकांक सदिश का हम प्रयोग करेंगे। वह एकांक सदिश यहाँ पर आएगा R12 एकांक सदिश। R12 एकांक सदिश, एकांक सदिश को कैप लगाकर हम शो करते हैं, जिसका आर्थिक मान 1 होता है। अब हमारे पास में किस चीज की इसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास में R वेक्टर 12 की वैल्यू नहीं है और R कैप 12 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। चित्र से इसको हम ज्ञात करेंगे। R12 चित्र से, चित्र से आप इसी को इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं यदि आप चाहो तो। चित्र से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। सबसे पहले मानकर चलिए हमको वैल्यू फाइंड करनी है R वेक्टर 12 की। R वेक्टर 12 इक्वल टू हमको प्राप्त होगा यहाँ पर वेक्टर मत लगाइए, यहाँ पर आप वेक्टर निकाल कर इसको फाइंड कीजिए। R वेक्टर 12 यानी R2 माइनस R1। इसके अलावा और क्या हो सकता है यहाँ पर, अब यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को जो हम हटाएंगे तो यहाँ पर मोडलेस लग जाएगा। क्या लग जाएगा जी, मोडलेस। R12 इक्वल टू प्राप्त होगा R2 माइनस R1 का मोडलेस। चित्र में देखेंगे ये वैल्यू हमको कहां से प्राप्त हुई है, क्योंकि मूल बिंदु हमारे पास में वो है जिसकी आवेश Q1 से दूरी R1 तथा आवेश Q2 से दूरी R2 सदिश है। सदिश रूप में हमने इसको लिखा है। अब हमको R12 की वैल्यू फाइंड करनी है। R12 का है, सबसे पहले 1 हम यहाँ पर थे, फिर 2 पर पहुंच गए। इसके लिए क्योंकि आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल हम ज्ञात कर रहे हैं, इसके लिए ये वाली दूरी सबसे पहले लिखी जाएगी और जो आवेश Q1 है हमारा, इसकी दूरी हम बाद में लिखेंगे। तो R2 माइनस R1 ये प्राप्त हमको हो जाएगा। अब R12 इक्वल टू R2 माइनस R1 का मॉडुलस हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे R कैप 12 इक्वल टू R कैप 12। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए R12 पर वेक्टर लगा देंगे और इसी के परिमाण से इसको डिवाइड कर देंगे, अर्थात R12। तो ये हमारे पास में किस चीज की वैल्यू आ चुकी है, R कैप 12 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। R कैप 12 की वैल्यू हो चुकी है R वेक्टर 12 अपॉन R12। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यदि रखेंगे और देख लीजिए कुछ यदि हो जाएगा तो ठीक है, वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से। ये वैल्यू यदि आप इसमें रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा F12 इक्वल टू वेक्टर का चिन्ह, तो वेक्टर का चिन्ह इसके ऊपर लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन नीचे है R12 का स्क्वायर।
और यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है हमारे पास में R12 की, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और इसका क्या है जी, मॉडुलस है, तो इस पर हम मॉडुलस लगा देंगे, और इस पर बाहर 2 पावर है तो इसकी पावर भी हम 2 लिख देंगे इनटू। अब यहाँ पर था हमारा r कैप 12 की वैल्यू हमने फाइंड की है, r कैप 12 की वैल्यू हमने फाइंड की है r वेक्टर 12 अपॉन, और इसकी वैल्यू हमारे पास है r12। अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू भी हम रखेंगे, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉडुलस और पावर 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर R2 माइनस R12 इंटू 12 है, R वेक्टर इंटू 12, इसकी वैल्यू हमारे पास है R2 माइनस R1, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे R2 माइनस R1 का मॉडुलस है तो मॉडुलस लिखेंगे अपॉन में R12 की वैल्यू फिर से हमारे पास में यही आई है, तो इसको हम लिखेंगे R2 माइनस R1 का मॉडुलस, नीचे पावर 3 हो जाएगा, बाकी को यूं ही हम लिख देंगे, प्राप्त होगा F वेक्टर 12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉडुलस और पावर 3 इंटू, बचा यहाँ पर R2 माइनस R1 का मॉडुलस, तो R2 माइनस R1 का मॉडुलस मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसके मल्टीप्लाई में है, यहाँ थोड़ी जगह कम थी तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। ये वाली इक्वेशन सबसे लास्ट वाली जो लाइन मैंने लिखी है, मैं इस लाइन को यहाँ लिख देता हूँ जो हमको कैलकुलेशन करने के पश्चात प्राप्त हुई है। और करके F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉडुलस और पावर 3, तो 3 लिखेंगे इंटू R2 माइनस R1 का मॉडुलस, केवल R2 माइनस R1 का मॉडुलस। ये भी इक्वेशन आ चुकी है, जब हम उनको सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास में आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल हम ज्ञात कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सेम इक्वेशन है आवेश Q2 द्वारा अब आवेश Q1 द्वारा ज्ञात करेंगे, Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल हम ज्ञात करेंगे तो हमको प्राप्त होगा
अब इसी इक्वेशन को हम उल्टा कर देंगे। जो इक्वेशन नंबर 1 है इसी को हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है, कुछ भी चेंजिंग हमने नहीं किया। तो F12 है तो इसको 21 लिखेंगे, वेक्टर का चिन्ह इसके ऊपर लगा देंगे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन, अब यहाँ पर R12 है तो इसको 21 लिखेंगे, R21 का स्क्वायर इंटू एक अंश सदिश भी लिखेंगे इसका, तो R21 हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। इसको हम सोल्व करके भी लिख सकते हैं यदि आप चाहो तो। सॉल्यूशन करके क्या प्राप्त होगा हमको, अब मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ, इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। सोल्व करने पर इक्वेशन 2 को सोल्व करने पर या इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से 2 है हमारे पास F21 का वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे जो हमने F12 की वैल्यू फाइंड की थी, इसी के फॉर्म में यदि हम इसको लिखेंगे तो प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, यहाँ पर R2 माइनस R1 है, इसका उल्टा कर देंगे, R1 माइनस R2 का मॉडुलस और पावर 3 इंटू R2 माइनस R1 लिखा हुआ है तो इसको R1 माइनस R2 कर देंगे, R1 माइनस R2 का मॉडुलस। ये भी हमको इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखेंगे, दोनों ही बल बिल्कुल बराबर हैं, दोनों ही बल बिल्कुल बराबर है लेकिन विपरीत दिशाओं में है। चित्र भी यही कह रहा है कि F12 की वैल्यू दिशा ऊपर की तरफ है और F21 की दिशा नीचे की तरफ है। इनके अंकित वैल्यू भी बिल्कुल बराबर ही हमको प्राप्त हुए हैं, क्योंकि दूसरे पारंपरिक बल हमने ज्ञात किए हैं, तो दोनों ही वैल्यू बिल्कुल बराबर हमको प्राप्त हुई है। दिशाएं विपरीत हैं, तो दिशाएं विपरीत होने के कारण ये दोनों बल कभी भी एक दूसरे को नहीं मिल सकते हैं। किसी भी दिशा में ये बल एक दूसरे को नहीं काट सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमको प्राप्त होगा, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्राप्त होगा F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर। परंतु अभी इक्वेशन गलत है, गलत है क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है। दिशाएं विपरीत होने के कारण हम किसी में भी माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, जिसमें आप चाहे उसमें माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। दिशाएं विपरीत होने के कारण बीच में एक कोण का चिन्ह है, मतलब ये कि दोनों की आंतरिक वैल्यू बिल्कुल बराबर है, परंतु दिशाएं विपरीत होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आ चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि कूलॉम का नियम न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम का पूरी तरह से पालन करता है। लिखेंगे सिद्ध होता है कि कूलॉम का नियम
न्यूटन के गति विषयक यानी गति के संबंध में 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। गति विषयक तृतीय नियम का पूर्णतः पालन करता है, पूर्णतः पालन करता है। और यही आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, सिद्ध कीजिए कि कूलॉम का नियम न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम का पूर्णतः पालन करता है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आई होप आपने समझा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। सदिश स्वरूप का महत्व, दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर बल विपरीत दिशाओं में आरोपित करते हैं। यानी जो कूलॉम का नियम हमने सदिश स्वरूप में लिखा है, इस स्वरूप के अनुसार दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल दोनों दिशाओं में बिल्कुल बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में लगता है। दूसरा है जी, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब क्योंकि सदिश राशि है, इसकी दिशा परिवर्तित यदि होगी तो बाहर से कोई और बल हमको लगाना होगा, परंतु यदि माध्यम में कोई भी अन्य चालक अथवा वस्तु अथवा कर्ता नहीं है तो इनकी दिशा यही बनी रहेगी आगे तक, चाहे ये कहीं तक भी क्यों ना चले जाए। ये ऊपर की तरफ कहीं भी जा सकता है, ये नीचे की तरफ कहीं भी जा सकता है। दोनों बल एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, अतः संरेखीय है और केंद्रीय बल है। ये नीचे की तरफ चलेगा, वो ऊपर की तरफ अनुदिश गति करते रहेंगे। आगे आता है जी आवेश के मात्रक। कूलॉम के नियम का बहुत प्रयोग है, आगे जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। आवेश के मात्रक साधारणतः आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, परंतु यहाँ पर हम इसकी परिभाषा भी लिखेंगे तो कूलॉम के नियम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे, माना दो आवेश Q1 व Q2 परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब कूलॉम के नियम से दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्या प्राप्त हुआ? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। यदि दोनों आवेश, यदि पहला आवेश, दोनों लिखो, दोनों को बिल्कुल सजातीय मानना, यदि दोनों आवेश सजातीय हैं, दोनों आवेश समान, बिल्कुल इक्वल, समान व सजातीय है। अब सजातीय का मतलब होगा कि दोनों
ये आवेश या तो प्लस के हो सकते हैं या फिर माइनस के हो सकते हैं, और सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 और Q2 दोनों के स्थान पर हम Q का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने लिख दिया है यदि दोनों आवेश समान व सजातीय हैं तब Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दोनों के स्थान पर हम Q का प्रयोग करेंगे तो Q इंटू Q हो जाएगा, Q इंटू Q को हम सोल्व करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पर दूरी को भी हम 1 मीटर मान लेते हैं, यदि R इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि सारी चीजें हमने LKS में ली है तो दूरी को भी मीटर में हम लेंगे। अब हमको क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को ऐसे ही रहने देंगे। F इक्वल टू वैल्यू इसकी भी आप रख सकते हैं, क्योंकि हमको कूलाम की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको आप 1 कूलाम मानिए, और 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 ही रहेगा। इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो 9 गुणा 10⁻9 गुणा इसकी वैल्यू 1 हमने मान ली है और I स्क्वायर की वैल्यू 1 मान ली है। स्क्वायर करेंगे और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यही हमको प्राप्त होगा, एक तो में 1 हमको प्राप्त होगा और 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुणा 10⁻9 ही हमको प्राप्त होगा। ये बल हमको प्राप्त हो चुका है न्यूटन। ये कब हमको प्राप्त हुआ है? जब हमने दोनों आवेशों को बिल्कुल बराबर माना है, और ये सजातीय आवेश है तो ये प्रतिकर्षण बल यहाँ पर लगेगा, प्रतिकर्षण। कब हमको ये वैल्यू प्राप्त हुई है? जब दोनों आवेशों को बिल्कुल इक्वल और 1 कूलाम हमने मान लिया है, तो दोनों के स्थान पर 1 का प्रयोग हम करेंगे। इसके अलावा दूरी को भी हमने 1 मीटर मान लिया है तो इसके स्थान पर 1 का प्रयोग करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके स्थान पर 9 गुणा 10⁻9 हमने प्रयोग किया है। तो परिभाषा कुछ इस तरह से हो सकती है, 1 कूलाम लिखना चाहो लिख सकते हो। 1 कूलाम की परिभाषा, 1 कूलाम वह आवेश है, 1 कूलाम वह आवेश है जो परस्पर एक मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर रखे कौन से आवेश? सजातीय। सजातीय आवेशों को कितना बल है जी? 9 गुणा 10⁻9, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन बल से क्या कर रहा है जी? आकर्षित, प्रतिकर्षित। क्योंकि सजातीय है तो प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। एक कूलाम की हमने परिभाषा लिख ली है। एक कूलाम वह आवेश है जो परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे सजातीय आवेशों को 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। ये इसकी परिभाषा हो चुकी है, और इसका एमकेएस पद्धति में जो मात्रक है वो कूलाम है, लेकिन सीजीएस पद्धति,
CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति के अंतर्गत इसका मात्रक होता है स्थिर कूलाम अथवा स्थिर वैद्युत कूलाम, क्योंकि एक कूलाम में 3 गुणा 10 की घात 9, CGS में लिखेंगे एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 स्थिर कूलाम होता है। अब ये स्थिर कूलाम CGS मात्रक बन गया। क्वेश्चन आ सकता है एक कूलाम में कितने स्थिर कूलाम होते हैं, तो आप लिख सकते हैं एक कूलाम में 3 गुणा 10 की घात 9 स्थिर कूलाम होते हैं। एक कूलाम क्या है जी, एमकेएस मात्रक है, और 3 गुणा 10 की घात 9 स्थिर कूलाम क्या है जी, CGS मात्रक है। तो दोनों ही पद्धतियों में हमने इसका मात्रक लिखा, ये एमकेएस वाला है और ये CGS वाला है। CGS आगे आता है जी निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र। चलो यहीं से लिख लो इसको भी। पहले हम किसी टॉपिक में इसको कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको दोबारा से फिर समझ लीजिए। निर्वात की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र। सर्वप्रथम वैद्युतशीलता का प्रयोग कूलाम के नियम में हुआ है, इसलिए विमाओं का ज्ञात करने के लिए ही कूलाम का नियम प्रयोग करेंगे। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r²। लिखेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और निर्वात की वैद्युतशीलता को किस चीज से शो करते हैं जी, एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट पहले से आ चुका है। अब क्योंकि हमको इसकी विमा निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट को पहले लिखेंगे, इसकी विमा ज्ञात करने के लिए बड़ा कोष्ठक इस पे लगा देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई। ये क्या है जी, कांस्टेंट वैल्यू है, आंतरिक वैल्यू है, विमाहीन है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो ये f है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आएगा तो ये 1/, हो जाएगा, यानी 1/f हो जाएगा इस तरह से, इंटू Q1 इंटू Q2/r²। इस तरह से इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। इसका मतलब होगा 1/f इंटू Q1 इंटू Q2/r² की विमा। अब एप्सिलॉन नॉट की विमा इक्वल टू 1 को छोड़िए, ये भी आंतरिक वैल्यू है, Q1 इंटू Q2, दोनों ही आवेश है। अब आवेश की विमा भी हमारे पास नहीं है मानकर चलिए, तो आवेश की विमा हम ज्ञात कर सकते हैं। आवेश का फॉर्मूला होता है Q = IT। Q = IT। I क्या है जी, वैद्युत धारा, और T है यहाँ पर समय। तो Q की विमा हो जाएगी यहाँ पर I, क्योंकि मूल राशि है, और I की विमा I ही होती है, सॉरी एम्पियर इसका मात्रक होता है, तो इसकी विमा को A लिखेंगे। और T समय होता है, ये भी एक मूल राशि होती है, तो इसके स्थान पर T हो जाएगा। तो आवेश की जो विमा है वो हो जाएगी AT। याद रखने की बात है। तो
ए इंटू टी, इस Q1 के स्थान पर लिखेंगे, दूसरा भी आगे से तो इसके स्थान पर भी ए इंटू टी ही लिखेंगे, ए इंटू टी अपॉन, अब नीचे आ चुका है एफ, एफ मानकर चलो इसकी विमा भी हमको पता नहीं है तो इसकी विमा भी हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। विमा ज्ञात करने के लिए बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ। बल का फॉर्मूला होता है न्यूटन के नियम के अनुसार एम ए। एम क्या है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान भी आप कह सकते हो, और ए क्या है जी, उसका त्वरण है, तो है ऋण, तो एफ की विमा हो जाएगी यहाँ पर एम, तो अपने आप में मूल राशि है तो मूल राशि की विमा तो एम ही रहेगी, इनटू अब त्वरण, इसकी विमा ही मानकर चलो हमको नहीं पता है तो एक लाइन और थोड़ी बढ़ा दें। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, अर्थात एक इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन टी, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, डेल्टा टी भी आप इसको कर सकते हो, एक इक्वल टू डेल्टा वी अर्थात वेग परिवर्तन, नीचे डेल्टा टी है तो समय अंतराल। ये वाला फॉर्मूला आप ऊपर फिक्स करोगे तो आपको प्राप्त होगा m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, m डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब m क्या है कि यहाँ पर मूल राशि आ चुकी है, t यहाँ पर मूल राशि आ चुकी है, लेकिन v, अब v व्युत्पन्न राशि है तो इसको मूल राशि में परिवर्तित करेंगे। वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, v इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन टी, v इक्वल टू d अपॉन टी। ये वाला फॉर्मूला इसमें फिर से प्रयोग करो तो आपको प्राप्त होगा f इक्वल टू m इंटू डेल्टा v के स्थान पर d अपॉन में t प्रयोग किया और ये वाला डेल्टा t यहाँ पर पहले से है। अब हम इसकी विमा लिख सकते हैं, प्राप्त होगा f की विमा इक्वल टू m, अब क्योंकि द्रव्यमान है मूल राशि है तो इसकी विमा m ही लिखेंगे, इंटू d क्या है, डिस्टेंस है और डिस्टेंस लंबाई होती है, इसकी विमा लिखेंगे l अपॉन डेल्टा टी समय है, मूल राशि है और ये t भी समय है, दोनों ही मूल राशि है तो इनके स्थान पर t इंटू टी हो जाएगा, t इंटू टी इनकी विमा बन जाएगी। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा F2 की विमा इक्वल टू m इंटू एल, तो इसको लिखेंगे एम एल, मल्टीप्लाई करने के पश्चात अपन में t से t का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा टी स्क्वायर, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे या फिर आप कर सकते हैं f की विमा इक्वल टू, अब नीचे टी स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 2। ये विमा हमने ज्ञात कर ली है बल की, तो नीचे हम इसका प्रयोग करेंगे, एफ की विमा हो चुकी है हमारे पास में एम एल टी की पावर माइनस 2, एम एल टी की पावर माइनस 2। ये वैल्यू मैं यूं ही भी प्रयोग कर सकता था क्योंकि मुझे तो ज्ञात है, परंतु आप कैसे इसको ज्ञात करोगे तो मैंने फॉर्मूला आपको लिखकर दिखाया कि विमा किस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। इनटू आर क्या है जी, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की विमा एल होती है तो एल स्क्वायर, और इस पूरे पर बड़ा ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। आगे हो जाएगा जी एप्सिलॉन नॉट की विमा इक्वल टू, अब ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मल्टीप्लाई में है तो ए का हो जाएगा स्क्वायर, ए का स्क्वायर, टी एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है तो टी का भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन
एम नीचे कोई और नहीं है तो एम ही आप लिखेंगे इंटू एल, एक पावर यहाँ है और दो पावर आगे है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो एल की पावर 3 हो जाएगा और टी और कोई नहीं है। जब और कोई नहीं है तो टी को -2 पावर करके आप नीचे ही लिखेंगे। अब क्योंकि विमाएं लिखने का भी फॉर्मूला होता है, एक क्रम होता है जिसमें एम, उसके बाद एल, उसके बाद टी, उसके बाद थीटा, उसके बाद ई लगी है, तो इस फॉर्म में हम विमाएं लिखते हैं। तो यहाँ पर एम की वैल्यू पहले लिखेंगे, एल की वैल्यू बाद में, उसके बाद टी की वैल्यू, उसके बाद थीटा यदि है तो थीटा की ताप और ए फॉर एम्पियर यानी वैल्यू धारा। इस फॉर्म में हम इन विमाओं को यदि लेकर आएंगे तो हमको ज्ञात होगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एम की वैल्यू नीचे प्लस की है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो लिखेंगे इसको एम की पावर -1 इंटू, अब एल आ गया तो एल की वैल्यू लिखेंगे, एल ऊपर तो कोई नहीं है, नीचे है एल की पावर 3 तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -3 इंटू टी। अब टी की वैल्यू लिखेंगे, टी की वैल्यू नीचे है -2, ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा और +2 पहले से है, दोनों का मल्टीप्लाई करके तो पावर इनकी 4 हो जाएगी। इसके बाद आता है, अब नीचे की वैल्यू तो पूरी खत्म हो गई है, ऊपर की वैल्यू बची है हमारे पास केवल a, तो a का स्क्वायर ये हो चुकी है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की विमा। और इस विमा के माध्यम से आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, क्योंकि विमा जब आ चुकी है तो इसी के माध्यम से इसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर m है, m मास होता है और मास का जो मात्रक होता है वो होता है जी किलोग्राम। यहाँ पर पावर -1 है तो नीचे भी पावर -1 आप लिखेंगे, इनटू में है तो इनटू में लिखेंगे। l है लंबाई, इसका मात्रक होता है जी मीटर, इसकी पावर है -3 तो नीचे इसकी पावर भी -3 आप लिखेंगे। t क्या होता है समय, इसका मात्रक होता है n के पद्धति के अनुसार सेकंड, इसकी पावर है 4 तो इसकी पावर भी आप 4 लिखेंगे। और a क्या होता है जी एम्पियर यानी वैद्युत धारा, एम्पियर, इसकी पावर है 2 तो इसकी पावर भी आप 2 लिखेंगे, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। बाकी अगली वीडियो में, जो कि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू।